नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 27 ऑफ द मार्च 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 27 ऑफ द मार्च। अगर देखा जाए तो ऐसा कोई डे स्पेशल है नहीं जो हमारे एग्जाम में आने लायक हो, तो हम उस पॉइंट को कर देते हैं स्किप। ठीक है, तो आज की जो हमारी पहली इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, शायद आप लोगों ने मे बी आप लोग द हिंदू पढ़ते होगे है ना, मे बी आप लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होगे, आपने जहां भी पढ़ा होगा है ना, ये वाली न्यूज आपको हर जगह दिख गई होगी। हुआ क्या, तो कुछ ऐसा हुआ कि पिछले साल की बात है ना, लगभग नवंबर के आसपास की बात है। एक महिला होती है कि वो अपनी बच्ची के साथ जा रही होती है, ठीक है, और वो बच्ची होती है माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र का बच्चा, ठीक है, लड़का लड़की को कोई भी हो सकता है। तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी मिलता है उन्हें। वो आदमी क्या करता है, कोशिश करता है उस लड़की की जो उनके साथ होती है उसके बेसिकली उसका जो पजामा है वो उसको खोलने की कोशिश करता है, उसको कह सकता हूँ फिजिकली टॉर्चर या उसका असोल्ट करने की कोशिश करता है। और इस बात के 2 गवाह भी मिलते हैं। मैटर पहुंच जाता है हाई कोर्ट में, है ना। जब हाई कोर्ट में बात पहुंचती है तो जब वहां पर सारी बातों को देखा जाता है तो वहां का जो जज होता है ना, हाई कोर्ट के जो जज साहब होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तो उन्होंने एक अजीब सा जजमेंट दे दिया उसमें, और वो जजमेंट ऐसा था कि वो सीधा कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपने आप से आगे से जाकर उस मैटर को उठाया है, ठीक है, जिसको एक वर्ड भी कहा जाता है, जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, सुओ मोटू कह देते हैं, ठीक है। अब समझना हुआ क्या, बेसिकली देखो इस रिपोर्ट को पढ़ना। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे स्टेड एन इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ मार्च 17 which concluded that mere grabbing the breast of a minor victim, breaking the string of her pajama to bring down her lower garments are not sufficient to constitute an offense of attempt to rape। अब समझना कि अगर मान लो आपके सामने देखो 2 चीजें होती है ना। एक तो होता है कि आपने किसी को मारने की कोशिश की, ठीक है, और आप उसको मारने के लिए जा रहे थे, आपके हाथ में चाकू भी था, लेकिन आप उसको इससे पहले कि उसको लगती पुलिस वालों ने तुम्हें पकड़ लिया। तो ये हो गया अटेम्प्ट करना, है ना, कि भाई तुम कोशिश कर रहे थे। एक ही होता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैंने चाकू जेब में रख लिया है, मैं मारना चाहता हूं सामने वाले को, बट मैं प्रिपेयर होके बैठा हूं, है ना, कोशिश नहीं की अभी मैंने, लेकिन मैं अंदर से प्रिपेयर हूं कि मुझे मारना है। तो एक होता है अटेम्प्ट करना, एक होता है प्रिपेयर करना, और एक होता है फिर फाइनल एक्शन लेना। समझ रहे हो? तो जब ये वाला जो केस आया उसके सामने, तो जज साहब ने कहा कि देखो जो रेप है ना, रेप तभी कंसीडर होता है जब वहां पर पेनिट्रेशन होता है। और अगर या फिर याद रखना, रेप की जो डेफिनेशन है जो हमारा आईपीसी का 376 है, उसमें लिखा हुआ है कि स्किन टू स्किन क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए, और जो पेनिट्रेशन होगा उसी को रेप माना जाएगा, अदरवाइज रेप नहीं माना जाएगा। और उसने उस माइनर लड़की के साथ क्या किया, आपके सामने लिखा हुआ है ना, बार बार बोलना भी अच्छा नहीं है। तो अब हुआ क्या, आप सोच भी नहीं सकते हो कि अगर मान लो ये तो चलो ठीक है, केस की बात हो रही है ना, उन्होंने तो कह दिया कि इसको अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा। सोचो उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर क्या गुजर रही होगी, वो किस ट्रोमा से गुजर रहा होगा। कल को किसी के साथ भी ये कंडीशन हो सकती है, फिर वही कहेंगे ये तो बेसिकली जो आपके ऐसे लोग होते हैं ना, जो हमारे समाज के सामाजिक तत्व होते हैं बेसिकली, है ना, उन लोगों के लिए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी कि चलो ठीक है, हम तो दिन भर यही करते फिरेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। तो मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया। तो याद रखना, जो रेप है वो तभी माना जाएगा जब क्या हो, या तो पेनिट्रेशन यानी कि स्किन टू स्किन टच। बट इस रेयर केस में उन्होंने क्या कहा कि ना तो इसमें रेप हुआ, तो इसको ना तो रेप माना जाएगा, ना ही इसके अंदर अटेम्प्ट टू रेप माना जाएगा। तो अब इसमें क्या हो सकता है? तो पहला क्वेश्चन मेरा तुमसे है, तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर इसमें ये होना चाहिए था, क्या ये अटेम्प्ट माना चाहिए, क्या इसकी कोई पनिशमेंट होनी चाहिए, क्या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ नया प्रोविजन ला सकता है इसके अंदर, ठीक है, या हमारे जो लॉज है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करने की नीड है। लेकिन हाँ, उससे रिलेटेड एक बात हम डिस्कस करते हैं। देखो हुआ क्या था बेसिकली, हाँ उस जज का जरूर नाम याद रखना जिन्होंने डिसीजन दिया था, राम मनोहर नारायण मिश्रा, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। और बेसिकली जब ये जजमेंट दिया गया था तो ये पूछा गया था, है ना, एक वकील ने कहा था कि जजमेंट बाहर नहीं आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि क्यों नहीं आना चाहिए, जब जज ने जजमेंट दिया है तो 1000 बार सोच के तो दिया होगा ना, तो बाहर भी उसका जजमेंट आना भी चाहिए, उसके क्या इफेक्ट होंगे वो बात की बात है, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा एक बात कि इससे पहले क्या हुआ,
हमारे यहाँ पर एक केस हुआ था, ठीक है। बेसिकली अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। उसमें कहा गया था कि 4 चीजें होती है ना, जब भी आप किसी को किसी काम के लिए उसको कन्विक्ट करते हो कि हाँ भाई इसने किया है, तो पहला काम होता है जैसे इंटेंशन, कि भाई उसकी इंटेंशन थी कि नहीं थी। फिर आता है कि उसकी प्रिपरेशन, क्या उसने प्रिपेयर कर रखा था किसी को मारने के लिए, मर्डर करने के लिए, जो भी था, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है एक्टेड टुवर्ड्स, यानी कि क्या वो काम करने के लिए पहले से प्रिपेयर था, पहले से उसने इंटेंशन बना रखी थी, और उसने क्या उस काम को करने की तरफ वो बढ़ा, लेकिन वो काम उसने किया नहीं, बस वो बढ़ा। उसको हम क्या कहते हैं, तो हम उसको पेनल्टीमेट एक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पेनल्टीमेट एक्ट होता है, बेसिकली ये तब होता है, उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब एक्चुअल जो ऑफेंस होता है वो नहीं किया जाता है। तो इसको कहा जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोक्सिमिटी, है ना, कि हाँ भाई वो करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाता, लेकिन बात यही निकल के आती है कि उसने किया तो नहीं। अब मैटर बस इतना सा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर कुछ नया जजमेंट देगा, क्या फिर यही मान लिया जाएगा कि अगर आप किसी के साथ राह चलते ऐसा करते हो तो उसके ऊपर आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। हालांकि इस केस को उन्होंने पॉक्सो के अंडर डाल दिया। पॉक्सो क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। जो पॉक्सो है बेसिकली कोई भी, याद रखना, कोई भी ऐसा बच्चा जो बिलो 18 ईयर है, ये बेसिकली एक ऐसा एक्ट है जो जेंडर न्यूट्रल है ना। इसमें लड़का लड़की दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर उनके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल असोल्ट होता है, सेक्सुअल बेसिकली उनके साथ ऑफेंस किया जाता है, ठीक है। जैसे देखा होगा आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत सारी न्यूज आती रहती है ना, जब बच्चे बिलो 18 ईयर होते हैं तो बहुत सारे सीन देखे होंगे। उनको इवन याद रखना, उनको पोर्नोग्राफी दिखाना भी इस पॉक्सो के अंदर आता है, ठीक है। तो किसी भी तरह का अगर उनके सामने, आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस हैं ना इससे रिलेट करते हुए, ठीक है। तो इसको पॉक्सो के अंडर देखा जाएगा। पॉक्सो कब आया था? 2012 में आया था, ठीक है। अब जो भी कुछ होगा दोबारा से हम इसको फिर से देख लेंगे, ठीक है। ओनली लाइबल टू बी समन्ड फॉर माइनर चार्ज ऑफ सेक्शन 354B IPC, दैट इज असोल्ट और अब्यूज ए वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोबिंग और कंपेलिंग हर टू बी नेक्ड। तो ये वाला चार्ज लगा है उसके ऊपर, जिसकी सजा लगभग 1 से 5 साल की है। बट इससे एक नया मैटर निकल के आ गया है जो बीच का लूप होल को दिखाता है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। दोबारा न्यूज में आएगा, हम इसको डिटेल में दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो वो वाली बात होगी, समझना कि आपको आर्टिकल 21 मिला हुआ है, राइट टू लिव, है ना, जीने की आजादी है। लेकिन जीने की आजादी का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम भूखा ही रखोगे जेल में डाल के, है ना, तुम सांस लेने के लिए हवाई नहीं दोगे अच्छी। तो जीने की आजादी मतलब एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, समझ गए। तो उससे भी आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो जस्ट एक बार। चलते नेक्स्ट। Supreme Court to list petition to file FIR on cash find at judge's residence। देखो समझना, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, कल वाला मैटर दोबारा से। हुआ क्या कि एक जज थे, उनके क्या नाम है, उनके घर में आग लग गई। जब आग लग गई तो वहां पर फायर वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर नोट जले हुए थे। किसी ने गलती से उस बात को लीक कर दिया, मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो कहा गया कि उसकी जांच होनी चाहिए। तो हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है उसमें उसकी जांच होने से पहले उसका क्या कर दिया, ट्रांसफर। तो उनको सीधा कहां भेज दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको ट्रांसफर कर दिया दिल्ली से। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई जज ऐसा कुछ करता है बेसिकली, तो उसको क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, है ना। तो उसकी जो रिमूवल प्रोसेस है, उसकी रिमूवल प्रोसेस हो जानी चाहिए। लेकिन याद रखना, हमारे यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, या हमारा हाई कोर्ट है ना बेसिकली, तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अगर मुझे रिमूव करना है, हटाना है, तो मेरे पास 2 ही कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि या तो उन्होंने किसी के साथ मिसबिहेव किया हो, ठीक है, या फिर वो अपना काम करने में क्या हो, इनकैपेबल हो। इन 2 केस के अंदर हम उनको हटा सकते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं हटा सकते। हालांकि आज तक ऐसा किसी को हटाया भी नहीं गया है। लेकिन यहाँ पर तो उनके ऊपर फ्रॉड के एलिगेशंस लगे हैं ना, कि भाई 50 करोड़ रुपए मेहनत से तो कमाया नहीं गया होगा, इतनी थोड़ी ना सैलरी होती है। लेकिन हाँ, फिर एक बात निकल के आती है कि जो जज ही जज की अपॉइंटमेंट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोलेजियम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो एक बार इस कोलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए एनजेक को इंट्रोड्यूस किया गया था, शायद आपने पढ़ा होगा, कल भी पढ़े थे हम। और जो एनजेक था उसमें क्या था कि 6 मेंबर होंगे, 3 फ्रॉम कहाँ से होंगे, तो याद रखना आपके जुडिशरी बैकग्राउंड से, यानी कि एक सीजीआई, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे और 3 आपके गवर्नमेंट के लोग होंगे, लॉ मिनिस्टर और 2 अलग मिनिस्टर्स। तो इसमें क्या दिक्कत थी कि अगर 4:2 में तुम्हें जजमेंट करना है तो बेसिकली सरकार को एक ही जज की रिक्वायरमेंट है अपनी तरफ सपोर्ट के लिए। अगर ऐसा हो गया तो जो जज बनेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनेगा, बेसिकली वो क्या होगा, किसकी तरफ काम करेगा, सरकार की तरफ।
और अगर ऐसा हो गया तो एग्जीक्यूटिव मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी, आर्टिकल 50 कहता है हमारा डीपीएसपी का, तो वो भी चला जाएगा। तो जब ये चला जाएगा बेसिकली तो ऐसा तो होना चाहिए क्योंकि करप्शन हो जाएगा। लेकिन फिर कहा गया कि चलो वहां करप्शन हो रहा था, लेकिन ये जज है, इसके घर में 50 करोड़ रुपए कहां से आए? तो जज भी तो करप्टेड हो सकते हैं, और जब वो करप्टेड हो सकते हैं तो उनके करप्शन को रोकने के लिए कोई तो डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा दोबारा से किसकी नीड आ चुकी है? एनजेक की नीड आ चुकी है। तो जब से ये जज वाला केस आया है बेसिकली, तब से हमारे पार्लियामेंट में, है ना, लोकसभा में, राज्यसभा में बेसिकली एक नया एक टॉपिक आ गया है डिबेट का। वो टॉपिक क्या है? क्या हमें एनजेक को दोबारा से रिवोक कर देना चाहिए या कॉलेजियम सिस्टम को ही कंटिन्यू रखना चाहिए? तो हमने कल भी पढ़ा था, आई थिंक आपको याद भी होगा। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? जज ही जज की क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट करते हैं। फर्स्ट जजेस केस 1981, सेकंड जजेस केस 1993, थर्ड जजेस केस 1998 और उसके बाद 2014 में फोर्थ जजेस केस, या उसको एनजेक कहते हैं। देन आफ्टर क्या हुआ था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट था उसने एनजेक को क्या कर दिया था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था इन 2015। तो दोबारा से आजकल न्यूज में एनजेक ही चला हुआ है, तो कुछ नया होगा तो हम इसको दोबारा से कंटिन्यू देख लेंगे, ठीक है। और हाँ, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या जजों की अपॉइंटमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट के लिए क्या हमारे पास एग्जामिनेशन का कोई ऑप्शन होना चाहिए कि जैसे हम यूपीएससी करवाते हैं, आईएएस की अपॉइंटमेंट करते हैं? तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हाँ सर एग्जाम होना चाहिए। बट एक बात याद रखना, जो जजमेंट होता है ना, जो डिसीजन देने की पावर होती है, वो एक्सपीरियंस से ज्यादा आती है, ना कि किताबों से। इसीलिए कहीं ना कहीं हमने ये सिस्टम रखा था कि जब भी एग्जाम होगा तो सिर्फ एंट्री लेवल पर होगा, जैसे आरजीएस, एचजीएस, यूपीजीएस, है ना। आप एक बार सेशन कोर्ट में पहुंच गए, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, विद इन मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपको सेशन का, है ना, या फिर 10 साल से आप वन लॉयर हो तो आपको क्या बना देंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बना देंगे। फिर वहाँ आपके पास अगर कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए जज, है ना, 10 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए लॉयर, तो आपको क्या बना देंगे? हाई कोर्ट में जज बना देंगे। और अगर आपके पास हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस है कम से कम 5 साल का, ठीक है, उसके बाद आपके पास कम से कम 10 साल के लॉयर का एक्सपीरियंस है, देन आपको काम शिफ्ट कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जज बना देंगे। तो ये कितनी लंबी प्रोसेस होती है, जिसके अंदर जो डिसीजन देने की पावर होती है ना, जो कहते हैं एक्सपीरियंस जो होता है, वो निकल के आता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कल को कोई 20, 22, 25, 30 साल का लड़का है और वो कोई एग्जाम क्लियर करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाए और वो जजमेंट जो देगा वो जजमेंट बिल्कुल सही भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो मैं फिर से कह रहा हूं अगेन, इसके अंदर 2 पहलू हैं, है ना। एक्सपीरियंस, ठीक है, उससे उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जामिनेशन, तो अभी इसके ऊपर भी चर्चा चल रही है पार्लियामेंट में। मे बी कुछ ऐसा हो जाए जैसे यूपीएससी की तरह होता है, मे बी कुछ ऐसा ना हो। तो जो भी होगा आने वाले टाइम में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको आंसर मिल चुका होगा आपका। नेक्स्ट, द सीबीएसई इज 2 एग्जाम स्कीम। देखो है क्या समझना, जो बच्चे पढ़ते हैं ना तो उनको बड़ा टेंशन रहती है। पहले जैसे हम पढ़ते थे 5वीं क्लास में ऐसा लगता था 8वीं पास होगी कि नहीं होगी, 8th स्टैंडर्ड पास कर लिया तो ऐसा लगता था 10th में पता नहीं क्या होगा, है ना। 10th भी जैसे तैसे हमने कर लिया तो ऐसा लगता था 12th में क्या होगा। तो मतलब इतना कॉम्प्लिकेट बना रखा था कि बच्चे ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ता था उनको ना। आजकल ऐसा नहीं है। अब इन्होंने क्या कर दिया, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो याद रखना, हमारे पास सबसे पहले जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो सबसे पहली बार आई थी 1968 में, है ना। क्योंकि हमने हमारे जो आर्टिकल नंबर 45 है हमारा डीपीएसपी का, उसमें लिख रखा है कि 0 to 14 ईयर तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हम देंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि जो स्टेट देगा, क्योंकि डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट जब भी पॉलिसी बनाएगा तो दीज प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। बट करे ना करे कंपलसरी नहीं है। आर्टिकल 37 उनको कंपलसरी नहीं करता कि भाई तुम करो, दे आर फ्री। तो सोचो ना करें। अब सोचो 0 से 14 ईयर तक के बच्चे को पढ़ाया ही ना जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा? दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, है ना। आगे चलकर देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। तो 0 to 6 ईयर के बच्चे को डीपीएसपी में रखा, 6 to 14 ईयर तक के बच्चे को आर्टिकल 21 के ए में डाल दिया, जो बेसिकली उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब बच्चा पढ़ेगा तो उसको घर से स्कूल जाना पड़ेगा। तो उसको घर से स्कूल लाने की जिम्मेदारी स्कूल की नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? तो उसके पेरेंट्स की। मतलब पेरेंट्स को उनकी फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई कि वो बच्चे को घर से निकाले और बच्चे को स्कूल तक पहुंचाए। फिर अगर उसको ना पढ़ाया जाए तो आर्टिकल 21 के का वायलेशन होगा, तब जाकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये सारी चीजें कर दी गई। और जब ऐसा हुआ तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए
तो इसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई वो सबसे पहले आई 1968, है ना, इंदिरा गांधी के टाइम पर। देन अगेन राजीव गांधी के टाइम पर 1986 में दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है। फिर इसी को 1986 वाली को 1992 में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। देन अगेन तीसरी बार कब आई, तो तीसरी बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, 2020 में आई। तो अगर कोई आपसे पूछे कितनी बार आ चुकी है, तो 3 बार आ चुकी है एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। इस बार उसमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजमेंट भी किया गया है, समझ गए। अब देखो क्या है, अब हुआ क्या, हम हर बार एजुकेशन पॉलिसी इसलिए लाते हैं कि भाई बच्चों के लिए अच्छा रहे, ना। जैसे सीबीएसई है ना, एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो 1929 में बनी थी, है ना। ये जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड मैटर, उनके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो याद रखना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन सी एजेंसी है, तो एनसीईआरटी, जो 1961 में बनी थी। तो एनसीईआरटी इज द नोडल एजेंसी फॉर द एजुकेशन, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब समझना, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कह दिया कि 2 एग्जाम होंगे, है ना। वो सब फैक्चुअल डाटा है कि ऐसा ऐसा हुआ। अब 2 एग्जाम होंगे तो कह दिया कि एक एग्जाम होगा फरवरी या मार्च में और एक एग्जाम होगा मई में। अब समझना दिक्कत क्या है। अब मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, 10th क्लास में हूँ, ठीक है, और मेरा एक एग्जाम होना है फरवरी मार्च में, एक होना है मई में। अब सोचो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं फरवरी मार्च वाले एग्जाम में नहीं पढ़ के जाऊंगा, मैं मई वाले में पढ़ लूंगा, और अनफॉर्चुनेटली मैं वहां भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। तो मेरे पास तुमने 2 ऑप्शन दे दिए, तो तुम्हारे 2 ऑप्शन ही देने की वजह से मैं पहले में नहीं पढ़ पाया, तो ये बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने आप को एक्स्ट्रा और स्मार्ट समझते हैं ना, आप जानते हो बहुत सारे, है ना। तो उसका धोखा भी उनको मिल जाएगा। अब सोचो, ठीक है, मैंने फरवरी मार्च का एग्जाम दिया, मेरे नंबर कम आ गए। अब तुमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक दूसरा एग्जाम दे लो जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे वो मान लेंगे। अब मैंने मई वाला भी एग्जाम दे दिया, लेकिन तुमने मुझे मार्च और मई के बीच में प्रिपरेशन करने का टाइम कितना दिया, वो बताओ, 1 महीना भी नहीं दिया। तो अल्टीमेटली ये भी मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो ये जो बेसिकली बच्चों के ऊपर 2 एग्जाम स्कीम लाद दी गई है, उसके ऊपर ये पैसेज डाला गया है। तो क्या ऐसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी अभी डिबेट चल रही है। अब देखो, सिंपल सा इसका मतलब ये है कि इन्होंने कह दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आपको दोनों एग्जाम देने होंगे। अब सोचो दूसरा पहलू इसका ना, कि कोई मेरे जैसा बिल्कुल बीपीएल में रहने वाला बंदा है, बिलो पॉवर्टी लेवल, ठीक है, लाइन। अब इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि मुझे भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा दोनों एग्जाम के लिए। तो मैं बड़ी मुश्किल से तो पढ़ रहा था, इन्होंने जबरदस्ती मुझसे दोनों एग्जाम की फीस ले ली, बट मैं तो पहले एग्जाम में टॉप कर गया, है ना। तो मुझे दूसरा एग्जाम देने की जरूरत क्या है। तो जो इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट है, बेसिकली ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इसके बहुत सारे पहलू, एक तरफ हम कहते हैं कि हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, फिर दूसरी तरफ आप ऐसी पॉलिसीज लेकर आते हो। तो इन सब के ऊपर क्या चल रहा है, बेसिकली अभी डिबेट चल रहा है। इसका नाम क्या दिया गया है, तो सिंपल याद रखना, द प्रपोज शिफ्ट टाइटल ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन क्लास 10th फ्रॉम 2026, यानी कि 2026 से जो 10th क्लास का एग्जाम होगा उसमें 2 बार आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये सही है कि गलत है, क्या होना चाहिए ऐसा, क्या तुम्हें 2 पेपर देने का ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तुम अपना व्यू रख सकते हो। क्यों आया था, इज मींट टू रिड्यूस द इमेंस प्रेशर ऑन द स्टूडेंट। अब बताओ क्या प्रेशर बच्चों का रिलीज करोगे, 1 महीने बाद दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। ऑफर देम एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव देयर स्कोर्स एंड मूव टुवर्ड्स ए मोर होलिस्टिक असेसमेंट मॉडल, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। और जो आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन 1961 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स इन स्कूल एजुकेशन, ठीक है। आपकी सीबीएसई कब बनी थी, 1929 में, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। तो याद रखना, एजुकेशन, earlier education was listed in the state list, but by 42nd constitutional amendment 1976, यानी कि जो आपका 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, दैट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा क्या हुआ था, एजुकेशन वाज शिफ्टेड, क्या कर दिया गया था, एजुकेशन को शिफ्ट कर दिया था, कहां से, फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। अब तुमने देखा होगा तमिलनाडु के अंदर जो 2 लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज पॉलिसी है उसका अपोज हो रहा है।
क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? इसमें कहा गया कि आपको 3 लैंग्वेज यूज करनी पड़ेंगी, है ना। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, एक तुम्हारी मदर टंग होनी चाहिए, एक तुम्हारी कोई भी वो लैंग्वेज हो सकती है जो हमारे यहाँ शेड्यूल नंबर 8 में लिस्टेड है। एंड इन शेड्यूल नंबर 8 देयर आर 22 लैंग्वेज, ठीक है। अब कह दिया उनमें से कोई एक होनी चाहिए। अब जबरदस्ती साउथ वाले स्टेट कह रहे हैं कि नॉर्थ वाले स्टेट हमारे ऊपर किसका इंपोज कर रहे हैं? हिंदी का, और वो हिंदी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। अब इसका रीजन भी ये है कि आपने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी होगी, मैं सबको कंपाइल कर देता हूं। जैसे अभी तमिलनाडु के अंदर कुछ लोहे के हथियार मिल गए ना धरती के नीचे से, ठीक है, खुदाई वगैरह चल रही थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। चलो फिर मुझे बताना कब बना था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब क्या हुआ, उन्होंने जब उनकी कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि वो कब के हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले के हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में लगभग 3200 BC के आसपास तक मानी जाती है मैक्सिमम। बट वो जो मिले हैं लोहे के हथियार, उनकी कार्बन डेटिंग उससे पीछे जा रही है, 3500 BC से पीछे जा रही है। तो बेसिकली कहा गया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पहले नॉर्थ में नहीं थी, पहले सिविलाइजेशन साउथ में आया था। तो मतलब साउथ का जो कल्चर है, जो तमिल लैंग्वेज है, वो तुम्हारी हिंदी संस्कृत सबसे पुरानी है, और तुम जबरदस्ती 2 लैंग्वेज पॉलिसी लाकर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके अंडर में तुम क्या करना चाहते हो? हमारी तमिल लैंग्वेज को खराब करना चाहते हो, हमारे कल्चर को खराब करना चाहते हो। तो जो साउथ है बेसिकली वो स्ट्रांगली अपोज कर रहा है किसका? हिंदी का, बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो रखा गया। बात समझ में आ रही है? तो वहां से भी इसको लिंक कर लेना। और अगर पूछे पहला स्टेट कौन सा बना है जिसने ये कहा है कि एजुकेशन को दोबारा से स्टेट लिस्ट में डाल दिया जाए, तो वो भी तमिलनाडु है, क्योंकि वो किसको प्रिजर्व करना चाहता है? वो अपनी तमिल को प्रिजर्व करना चाहता है। समझ गए? इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान आया था ना, बताना मुझे कमेंट करके कि कब स्टार्ट हुआ था समग्र शिक्षा अभियान, जिसके अंदर ये पॉलिसी लाई गई थी। और उसके बाद से उनको हर स्टेट को फंडिंग भी दी जाती है ना। पढ़ा होगा आपने, तमिलनाडु के 2000 करोड़ रुपए आते हैं उसमें, उसके सीएम ने कह दिया था तुम 10,000 करोड़ दोगे तब भी मैं यहाँ हिंदी नहीं लाने दूंगा। बहुत सारी चीजें चल रही है ना, देखेंगे जब आगे आएगा। सारे करंट के मुद्दों को लिंक करते रहना बस। नेक्स्ट, गोइंग इलेक्ट्रिक, इंडिया मस्ट बी रिलायबल ट्रेड पार्टनर टू compete इन द ईवी स्पेस। देखो समझना, आज के टाइम पर आपने पढ़ा होगा कि जो लास्ट ईयर था, जो हमारा वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, उस WMO ने, समझना पूरी कहानी, उस WMO ने जो 1950 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेसिकली जिनेवा, ठीक है। इसने कहा कि 2024 वाज द हॉटेस्ट ईयर, ये सबसे हॉटेस्ट ईयर था अब तक का। अब जो हॉटेस्ट ईयर की बात हो रही है तो बेसिकली मतलब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इतना बढ़ रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो रेंज थी उसको क्रॉस कर चुका है ये। और जब ये इसको क्रॉस कर चुका है तो होगा क्या इसका इम्पैक्ट? तो कि जितने भी ग्लेशियर है ना वो पिघलना शुरू कर देंगे, और जब ग्लेशियर पिघलना शुरू कर देंगे बेसिकली तो होगा क्या कि हमारी जो सी लेवल है वो बढ़ेगा, और जब सी लेवल बढ़ेगा तो सारी दुनिया जो है पानी के अंदर समा जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। और ये धीरे धीरे हो रहा है, ग्लेशियर टूटते हुए आ रहे हैं, पिघल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो हमने क्या किया, एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम रखा कार्बन न्यूट्रल, कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो कार्बन न्यूट्रल होने के लिए वर्ल्ड का टारगेट ईयर हमने रखा 2050, लेकिन हमने इंडिया का टारगेट ईयर रख दिया कि भाई इंडिया हो जाएगा 2070 तक। हम थोड़े गरीब हैं, थोड़ा लेट कर लेंगे। लेकिन हुआ कि अल्टीमेटली कि इस सब को करने के लिए 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको हमने कहा पेरिस एग्रीमेंट। और पेरिस एग्रीमेंट में सभी देश एग्री कर गए कि भाई अगले 7 से 8 सालों में हम क्या करेंगे, इस ग्लोबल टेम्परेचर को बिलो 1.5 रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। चला गया तो ठीक नहीं रहेगा। इन्होंने एक फंड डिसाइड कर लिया, बोले $100 बिलियन हर साल इसमें पैसा खर्च करेंगे। मैक्सिमम पैसा कौन देगा? यूएस से देगा। ठीक है, चलता रहा 2023 हुआ। 2023 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, 28 नंबर की है ना। उसमें पता चला कि ग्लोबल टेम्परेचर तो 1.46 पहुंच गया, यानी कि 1.5 पहुंच गया। अगर ऐसा हो गया तो वो जो एफर्ट लगाए थे, वो जो तुमने $100 बिलियन खर्च कर रहे थे, वो सब वेस्ट हो गए। अब गलती से वहां का जो प्रेसिडेंट था वो ट्रंप बन गया। अब जो ट्रंप है वो किसका सपोर्ट करता है? तो एलोन मस्क का। एलोन मस्क कहाँ जाना चाहता है? तो मार्स पे जाना चाहता है, वो वहां पर अपनी जिंदगी बसाने के चक्कर में है। तो उसने उसको एडवाइस किया कि देखो पिछले 8 साल से हम 100 बिलियन खर्च कर रहे हैं, टेम्परेचर तो वैसा का वैसा है, तो क्यों जबरदस्ती इसके ऊपर पैसा खर्च करें रादर देन कि हम वहां पर फोकस करें। तो यूएस है, उसने विड्रॉ मार लिया। किससे?
पेरिस एग्रीमेंट से। अब जब यूएस ने उससे विड्रॉल कर लिया तो अब इम्पैक्ट पड़ गया दुनिया के ऊपर, क्योंकि पोल्यूशन हम भी करते हैं लेकिन पैसा कौन देता था? अमेरिका। तो उसके पैसे के ऊपर हम अपना डेवलपमेंट कर रहे थे, लेकिन अब वही पैसा इंडिया, चाइना जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर शेयर करने को मिलेगा। तो अगर मुझे इससे बाहर निकलना है तो मुझे क्या करना होगा? एक ही काम है, या तो मैं डिफोरेस्टेशन कर दूं, पेड़ ही पेड़ लगा दूं। बट इतना भी पॉसिबल नहीं है। मोदी जी ने एक स्कीम चला रखी है, एक पेड़ माँ के नाम, है ना, लेकिन आई थिंक आप में से किसी ने लगाया भी नहीं होगा। तो इससे तो काम चलने वाला है नहीं बेसिकली। तो किसी ने सजेस्ट किया कि एक काम करो, डायमंड की डस्ट डलवा दो एनवायरनमेंट में। अब डायमंड डस्ट का मतलब क्या होता है कि जो हीरा है उसका पाउडर बना के एनवायरनमेंट में छिड़क दो पूरी धरती पे। तो जब सनरेज आएंगी तो उसके ऊपर गिर के रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाएंगी, तो अंदर तो आ नहीं पाएंगी। जब अंदर नहीं आ पाएंगी तो अंदर जो हीट डोम बन चुका है, बेसिकली जो ग्रीन हाउस बन चुका है, वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे अपनी हीट रिलीज कर देगा। तो वो हीट रिलीज होकर एनवायरनमेंट में चली जाएगी। एक साल के अंदर पूरा टेम्परेचर उतना हो जाएगा जितना आज से 100 साल पहले था। मतलब प्रॉब्लम ही खत्म। बट प्रॉब्लम क्या है मेन? उसके अंदर लगभग $300 ट्रिलियन पैसा चाहिए, जो मेरे ख्याल से दुनिया को बेच दिया जाए तब भी ना आए, एलियंस को, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब कहा गया अब क्या करें? तो बस कुछ नहीं कर सकते, एक ही काम है, या तो ग्रीन एनर्जी पे चले जाओ, कंप्लीटली शिफ्ट कर जाओ ग्रीन एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे चले जाओ, विंड एनर्जी पे चले जाओ, हाइड्रो पावर पे चले जाओ। इसलिए तुमने देखा होगा हमने किशनगंगा हाइड्रो पावर प्लांट अभी स्टार्ट किया था ना, हमने रेटल हाइड्रो पावर चलाया, हमने अपर सियांग चलाया, चाइना बना रहा है उसके ऊपर, यारलुंग शांगपो रिवर के ऊपर बना रहा है। तो हर कोई ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, लेकिन उस पर जाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ई व्हीकल चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन तो व्हीकल्स करते हैं। ई व्हीकल पे जाने के लिए हमने क्या किया? 2015 में, ठीक है, बेसिकली एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम क्या रखा? फेम स्कीम, है ना, क्योंकि 2015 में तो वो एग्रीमेंट हुए थे सारे। तो देखो हर चीज का लिंक है अपने आप से। हमने 2015 में ही क्या किया? फेम स्कीम लेकर आ गए। फेम का मतलब है फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015, अप्रैल 2015 में। और इसका वो था कि हम 2 साल के अंदर क्या करेंगे? जो मैक्सिमम व्हीकल्स हैं उनको किस पर ले आएंगे? ईवी पे। फिर हमने 2019 में इसका दूसरा वर्जन लेकर आए, फेम 2। उसमें हमने टारगेट रखा कि भारत में जितने टू व्हीलर चलते हैं उनमें 2/3 जो टू व्हीलर है वो किससे चलें? ईवी से चले। इसलिए सरकार ने सब्सिडी देना शुरू कर दी, ओला जैसे ने 40% के ऑफ देने शुरू कर दिए तुम्हें, लेकिन फिर भी तुमने नहीं खरीदा, क्योंकि रिलायबल ही नहीं है ना, अफोर्डेबल भी नहीं है मेरे जैसे लोगों के लिए। अब क्या किया जाए? तो अभी तुमने देखा होगा नितिन गडकरी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि आने वाले 2-3 सालों में पेट्रोल वाली कार जो होंगी ना उसके प्राइसेस ईवी के बराबर आ जाएंगे। अब लोगों में ये डर बैठ गया कि ईवी के प्राइस घटेंगे या पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, ये भी प्रॉब्लम हो गई है। तो समझना, इसमें यही डिस्कस किया गया बेसिकली कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक पे जाना है तो मेरे पास क्या चैलेंज है? तो मेरे पास चैलेंज ये, पीछे कहानी समझ चुके होंगे पूरा क्या मैटर चल रहा है। तो इसमें चाइना सबसे आगे है। चाइना में अगर वहां पर जितनी गाड़ियां चलती हैं उसके अंदर 45% जो कार है ना, जो रजिस्ट्रेशन हुई है लास्ट ईयर, वो ई व्हीकल पे चल रही हैं। और इंडिया में, डाटा याद रखना, इंडिया में 2% कार ही ऐसी हैं, 2% टू व्हीकल्स ऐसे हैं जो रजिस्टर हुए हैं ई व्हीकल्स के नाम पे। और उन 2% का भी 60% सेल जो है वो 2 व्हीलर की है, ना कि 4 व्हीलर की। बात समझ में आ रही है? तो हम कहां से वो सपना देख सकते हैं जो कार्बन न्यूट्रल होने का देखने वाले हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? ई व्हीकल्स की क्या होनी चाहिए मार्केट में? लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए ना, उनके लिए रिलायबल भी होना चाहिए कि हाँ भाई उनको मिल जाए। समझ में आ रही है बात? तो ये सब चीजें होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो सिंपल सा याद रखना। अब सरकार बोली हम क्या करें? तो सरकार ने क्या किया? देखो, आप कहते हो कि हम चाइना का बॉयकॉट कर देंगे, है ना, चाइना से ये नहीं आना चाहिए, चाइना से वो नहीं आना चाहिए, कुछ भी बात होती है चाइना को कुछ भी कहने लगते हैं। बट हमने क्या किया? हमारी सरकार ने, देखना, चाइना से आने वाले 35 कैपिटल गुड्स, ठीक है, जो ई व्हीकल्स की मार्केट में या कि जो ई व्हीकल्स का मार्केट है, कार का, गाड़ियों का जो भी है, उसके अंदर काम आते हैं, उसके 35 गुड्स के ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। और हमने साथ में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर भी 26 आइटम्स जो होते हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है, ताकि हमारे यहाँ पर उसका क्या, उसके रेट कम हो। रेट कम होंगे तो हमारे यहाँ के लोग उसको यूज करेंगे, तो यहाँ पर पॉल्यूशन से बचा जा सकेगा। जैसे अगर मान लो तुमने ले भी ली, तुमने टाटा वगैरह की मान लो ई व्हीकल ले भी ली, तो चार्जिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार चार्ज करो 200 किलोमीटर से ऊपर कोई जाता नहीं है। लेकिन हाँ, चाइना में आपने देखा होगा BYD है ना, बियॉन्ड योर ड्रीम्स, BYD, उसकी तुम कार देखना कितनी शानदार है। अपने यहाँ भी बना हुआ है, थोड़ा सा आगे जाके उसका शोरूम है ना। उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्या है वो? उसने कहा कि उसने एक ऐसा चार्जर बनाया है जो बेसिकली 500 किलोमीटर की रेंज देगा।
तुम बस 5 मिनट के लिए चार्ज कर लो। मतलब आप कहीं जा रहे थे हाईवे पे, है ना, लॉन्ग ट्रिप पे थे और आपको अचानक से चार्जिंग कम हो गई, तो आपने जस्ट चाय पीते पीते वो दोबारा से फुल चार्ज हो गई। अब सोचो कि भारत में कहाँ है, भारत में टाटा है, महिंद्रा है, आसपास नहीं है उसके। जो टेस्ला है बेसिकली, उसको ऐसा लगता था कि एक टाइम पर कि ई मार्केट में या ईवी के जो ई व्हीकल्स का मार्केट है उसमें उसको कोई नहीं हरा सकता। तो बेसिकली BYD ने ऐसा कर दिखाया, उससे कहीं काफी ज्यादा बेहतर और अच्छी गाड़ियां हैं उसके पास। लेकिन इंडिया में अगर मैं ई व्हीकल्स पे आना चाहता हूं तो इंडिया वाले क्यों टाटा और महिंद्रा की कार खरीदेंगे जबकि उनके पास ऑप्शन है किसका, BYD का। अब हर जगह तो देश प्रेम भी नहीं दिखा सकते ना कि सारी गाड़ी वही ले ले, है ना, बात समझते हो आप इस बात को। तो बेसिकली इंडिया को इन सब चीजों के ऊपर रिफॉर्म करने की जरूरत है, फेम जैसी अच्छी स्कीम लाने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है, कोई BYD जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। बस उन्हीं सब चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वाटर। देखो बेसिकली है क्या, आपने देखा कि पानी की बड़ी किल्लत रहती है ना। एक स्कीम आई थी वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर, है ना, क्योंकि पहले जो पानी खत्म हो जाता था तो भरने के लिए महिलाओं को जाना पड़ता था ना, तो परेशान भी महिलाएं होती थी। तो सबसे ज्यादा ध्यान भी महिलाओं को देना चाहिए, क्योंकि आज से 20-30 साल पहले चले जाओ तो पानी बहुत रेयर मिलता था ना, इतने कुएं नहीं हुआ करते थे, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो अच्छा था, वेस्टेज नहीं था। तुमने उसकी अवेलेबिलिटी करा के, जहां पर तुम 2 बाल्टी से नहा सकते हो, 2 बाल्टी से कपड़े धो सकते हो, तुम 10-10, 20-20 बाल्टियां वेस्ट कर रहे हो, है ना, सुबह सुबह कोलगेट कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, तो पानी चल रहा है, वेस्ट हो रहा है। उसका रीजन ये हुआ कि ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। चलो वो भी ठीक है, हमने अपने मकानों को, अपने घरों को फुली टाइल का बना लिया, फुल फर्निश्ड मकान बना लिया। अब वेस्ट हो रहा है, सीधा नाली में जा रहा है, ना कि धरती में जाकर रिफिलिंग हो रही है। तो इसका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था, आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट के अंदर पानी की किल्लत चल रही है। कहीं पर बारिश नहीं होती है ना, रेन शैडो जोन है, उसकी बात अलग है। जहां बारिश होती है वहां भी किल्लत है, क्योंकि पानी तो आता है बट उसका अच्छे से क्या नहीं हो सकता, स्टोरेज नहीं होता है। आपने गांव में देखा होगा ना, तालाब बनवाए जाते हैं। एक स्कीम आई थी, बताना मुझे क्या नाम था उसका, जिसमें मोदी जी ने कहा था हर डिस्ट्रिक्ट में 75 तालाब बनाएंगे हम, है ना। उनके अंदर क्या हो गया, सीमेंट वाले तालाब बना दिए। अब बताओ सीमेंट वाले तालाब में पानी की रिफिलिंग कैसे होगी? बगल में जो कुआं है जिससे तुम पानी पीते हो उसके अंदर रिफिलिंग होगी, तभी तो पानी पीते रहोगे ना। बारिश का पानी आया, तालाब में गया, तालाब से नीचे गया, नीचे से रिफिल होकर आया, तुमने कुएं से निकाला और तुमने पी लिया। तो यही तो साइकिल चलता है। तुमने तो इसको ब्लॉक कर दिया। तो कुछ दिन पहले क्या था, वर्ल्ड वाटर डे था, 22 ऑफ द मार्च। तो एक स्कीम लॉन्च कर दी गई, क्या नाम था उसका, कैच द रेन, यानी कि जो पानी गिर रहा है बारिश में उसको पकड़ो, मतलब उसका स्टोरेज करो, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहां से स्टार्ट हुआ था, शायद कल हमने क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। कहां से स्टार्ट हुआ था, हरियाणा, है ना, पंचकुला से इसको स्टार्ट किया गया, हरियाणा में पंचकुला से। ठीक है, द लेटेस्ट नेशनल वाटर पॉलिसी, जो वाटर पॉलिसी आई थी पानी को बचाने के लिए, वो 2012 में रिलीज की गई थी। ठीक है, इट इज द थर्ड सच पॉलिसी सिंस द फर्स्ट वन अडॉप्टेड इन 1987। उसके बाद 2002 में अपडेट की थी और 2012 में इसको चलाया गया था, तीसरी बार आई थी। तो याद रखना वाटर पॉलिसी कब आई थी, 2012, पहली बार 1987 में। ठीक है, फर्स्ट पॉलिसीज शुड इंश्योर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम कम्युनिटीज एंड मेन स्ट्रीम देयर इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, इंडिजिनियस एंड लोकल कम्युनिटीज। समझ गए, हमें अगर पानी को बचाना है तो हम सभी को एफर्ट लगाने होंगे, वरना वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर पानी की किल्लत हो जाएगी। ठीक है, शहरों के अंदर तो फिर भी ठीक है कि बहुत सारे जो प्लांट लगा दिए जाते हैं ना, उस पानी को दोबारा से यूज कर लिया जाता है, लेकिन गाँव में वैसा होता नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, पानी को हमें बचाना चाहिए, जल है तो कल है। और कुछ दिन पहले क्या था, वर्ल्ड वाटर डे, तो उसके ऊपर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है कनिका जैमवाल ने। ठीक है, ये आपकी फैकल्टी है कहाँ पे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। जैसे इसके साथ साथ आपको बताना चाहिए क्लीन गंगा मिशन, मुझे बताना क्लीन गंगा मिशन कब आया था। ठीक है, वो भी आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ पैटर्न ऑफ इशूइंग बायस्ड असेसमेंट्स सेंटर ऑन रिपोर्ट बाय यूएस कमीशन। समझना, एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशन का जिसका नाम है USCIRF, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस। ठीक है, अब समझना हुआ क्या कि ये जो आपका रिलीजियस ग्रुप बना हुआ है, जो आपके बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर जहां कहीं भी रिलीजन के नाम पे लोगों के साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो उसकी एक रिपोर्ट बनाता है और उसके अंदर ये ग्रुप बनाता है ना, कंसर्न स्टेट बना देता है ऐसे। तो भारत को इसने कंसर्न स्टेट में रखा हुआ है बेसिकली। तो ये बेसिकली यूएस का एक एजेंसी है जो 1998 में बनी थी। ठीक है, और इसका काम क्या है, अटैक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया, उसके ऊपर इसने रिपोर्ट बनाई है, दुनिया भर के ऊपर बनाता है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। कब बना था, 1998 में बना था। किस एक्ट से बना था, तो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 से आपके USCIRF की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब समझना
इसने कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का क्या दे रखा है, स्टेटस दे रखा है हमें, ये भी ध्यान रखना। हमारा यूएससीआईआरएफ में क्या स्टेटस है, तो याद रखना कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ठीक है। इसने कहा कि यहां पर जो यूएपी है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि हमारे यहाँ पर 1967 में आया था, है ना, अनलॉफुल प्रैक्टिस को रोकने के लिए, तो उसमें कहा गया कि जो रिलीजियस लोग हैं उनको जबरदस्ती करवाया जाता है ना, जो एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, उनके अगेंस्ट में इनका यूज होता है ना। भारत में ये सब हो रहा है, जो मोदी जी हैं वो हेट स्पीच फैलाते हैं, ऐसा इसने कहा। बहुत सारे मुद्दों को इसने देखा, देन इसने कहा कि भारत को इसमें डाल दो, कि भारत में माइनॉरिटीज लोग हैं वो इसके उनके लिए ये ठीक नहीं है। बात समझ में आ रही है। लेकिन देखो अमेरिका बना रहा है, समझना, अमेरिका में तो ब्लैक रेसिज्म होता है, काले और गोरे का रंग भेद होता है बेसिकली, वहां पर तो ये अपने आप को नहीं डालते, लेकिन हाँ इन्होंने हमको डाल दिया। जैसे कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि अब अपने यहाँ पर जैसे रो के एक एजेंट थे, है ना, उनके ऊपर कहा कि इनको बैन कर देना चाहिए। क्यों बैन कर देना चाहिए? क्योंकि इन्होंने जो पन्नू था बेसिकली ना, जो सिखिज्म के लिए आपने पढ़ा होगा ना, जस्टिस फॉर सिख नाम से ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था, है ना, पन्नू जिसका एनकाउंटर वगैरह कर दिया गया था, तो कहा गया उस केस में कि जो रो का एजेंट है इसको भी कनाडा को बैन कर देना चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारी एक डील हुई थी MQ-9B ड्रोन्स की, आपने पढ़ा होगा, कह रहा है उसको भी कैंसिल कर दो क्योंकि इंडिया रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। लेकिन याद रखना इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे जो लोग हैं हमारी सरकार के, वो कह रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी को या एक पर्टिकुलर देश को क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं और कोई कुछ नहीं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ से दो न्यूज़ निकल के आते हैं, क्या होता है यूएससीआईआरएफ, भारत का क्या स्टेटस है, कैसे ये काम करता है, कब ये बना था, दो चार बातें याद रखना, ठीक है। जैसे बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स, स्पेशली आर्टिकल 18 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट एंश्योर्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसके आर्टिकल 18 के अंडर में अपनी रिपोर्ट बनाता है, माइनॉरिटीज द यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ और बिलीफ इन कंट्रीज अदर देन द यूएस के अलावा जो कंट्रीज है उसमें माइनॉरिटीज को क्या दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिले, इसके लिए काम करता है। तो इसने कुछ लिस्ट बनाई थी, प्लीज याद रखना। कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में भारत है, अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना, क्यूबा, एरिट्रिया, ठीक है, इंडिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, इनको इन्होंने पर्टिकुलर कंसर्न में डाला है। स्पेशल वॉच लिस्ट में डाला है अल्जीरिया, अजरबैजान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका, सीरिया, टर्की एंड उज्बेकिस्तान को। और एंटाइटल्स ऑफ द पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर डाला है बोको हराम, ठीक है, जो ग्रुप है, हाउदीज ग्रुप है, आपने जो सुना होगा, जो अटैक कर रहा था उस पर, ठीक है, इस्लामिक स्टेट, ठीक है, अल शबाब को डाला है इसने, जमात नसर अल इस्लाम वल मुसलमीन को भी इसने डाला है। तो बस अपने को इंडिया से मतलब है, तो इंडिया किसमें है, पर्टिकुलर कंसर्न में, ठीक है, पढ़ लेना इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट, ओवर हाफ ऑफ 1 लाख करोड़ कलेक्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स नॉट स्पेंड। देखो समझना, हमारे यहाँ पर माइनिंग होती है, जो माइनिंग होती है तो बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं उसके ना, एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट होता है, सोशल लेवल पर भी इम्पैक्ट होता है। तो हमारे यहाँ पर एक फंड बनाया गया और कहा गया कि वहाँ पर जब भी माइनिंग होगी तो कुछ कुछ शेयर उसके इकट्ठे किए जाएंगे और उस पैसे से आसपास के लोगों के वेलफेयर में वो खर्च होगा, समझ गए। उसका नाम रख दिया गया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, DMF। और इसमें लगभग पिछले 10 साल में, पिछले डिकेड में लगभग इसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट हुआ है, समझना पूरी बात, 1 लाख करोड़ रुपए। लेकिन खर्च जहां होना था वहां नहीं हुआ, उसके पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया, कहीं और खर्च कर दिया गया। और ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, DMF, ये भारत में 645 डिस्ट्रिक्ट्स में बना हुआ है अक्रॉस 23 स्टेट्स। और ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करता है iForest नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बताओ, उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पर माइनिंग हो रही है, जंगल में हो रही होगी बेसिकली ना, तो वहां पर ट्राइबल लोग भी रहते होंगे, क्योंकि ट्राइबल्स जो लोग हैं, ट्राइब्स, वो जंगलों में पाई जाती है मैक्सिमम, MP वो सब पढ़ा है आपने। तो उनके साथ भी कुछ कम्युनिटी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा पैसा कहां से आया, तो क्योंझर से आया, जो कि लगभग 8,840 करोड़ रुपए कलेक्ट किया इन्होंने माइनिंग से। लेकिन ट्राइब्स के ऊपर 0 रुपए खर्च किया गया, वेलफेयर पे 0 रुपए खर्च किया गया। तो क्या ये कंसर्न का इश्यू नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें तो सरकार भी इन्वॉल्व है ना बेसिकली। करप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है बाद की बातें हैं, ठीक है। एक स्कीम आई थी, याद रखना, प्रधानमंत्री खांजी क्षेत्र कल्याण योजना। क्या नाम है इसका? प्रधानमंत्री खांजी क्षेत्र कल्याण योजना।
ये स्कीम भी क्या करती है, इस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड को क्या करती है, एलोकेट करवाने का काम करती है। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा उड़ीसा 29% शेयर आया उड़ीसा से इस पैसे का, छत्तीसगढ़ से, देन झारखंड, इन तीनों स्टेट का सबसे ज्यादा शेयर में रोल रहा, ये इसने हमें बताया। और अगर मैं थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहूं तो जो हमारी PMKKY थी, ये बेसिकली क्यों आई थी, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, आई कब थी, 2015 में आई थी। द MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2015 से आई थी, ठीक है। माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट जो अमेंडेड था 2015 में, उसके द्वारा हमने PMKKY को लॉन्च किया था। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। समझ गए कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक स्कीम लॉन्च की प्रधानमंत्री KKKY के नाम से, जो कि DMF को बनाने की बात हुई थी 2015 में, जिसमें आसपास माइनिंग के क्षेत्रों में डेवलपमेंट का काम होगा, वेलफेयर का काम होगा, उसके लिए पैसा कलेक्ट करेंगे। पिछले 10 सालों में इन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन उस पैसे को डाइवर्ट कर दिया कहीं और, ओरिजिनल पर्पज के लिए यूज नहीं किया। तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए, क्या पैसा सही जगह पहुंचना चाहिए, बस उसी का पूरा मैटर बना हुआ है। समझ गए, सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट, केरला चीफ सेक्रेटरी कॉल्स आउट स्किन कलर बायस। देखो केरल के अंदर आज भी क्या हो रहा है, जो स्किन है उसके ऊपर क्या हो रहा है, बेसिकली रेसिज्म हो रहा है ना। तो अभी ये न्यूज जस्ट निकल के आई है कि उनको भी इस रेसिज्म को झेलना पड़ रहा है बेसिकली, है ना। तो क्या ऐसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो पॉलिटिकली देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं, ठीक है। मैं पूरे स्टेटिंग नहीं पढ़ाने वाला, फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर आपका 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। कानून के सामने क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के अंदर इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून का प्रोटेक्शन सभी के लिए बराबर होना चाहिए। तो एक बात बताना, 14 का फर्स्ट एंड 14 का सेकंड ये कहां से लिए गए, किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर 14 का फर्स्ट का 1 यहां से है, फर्स्ट का 2 यहां से। एक आपका आता है आर्टिकल 15 जो क्या कहता है, सोसाइटी के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक आपका आता है आर्टिकल नंबर 16 जो कहता है जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए, सभी के लिए इक्वल होनी चाहिए। एक आपका आता है आर्टिकल नंबर 17 जो क्या कहता है कि आपके यहां पर क्या नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी को क्या होना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, ठीक है। जिसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 वाला एक्ट बना हुआ है, SC/ST वाला। तो इन सारे जो है ये बेसिकली इक्वालिटी के लिए लाए गए हैं ना, इक्वालिटी समाज में, कानून के सामने, इन सब में। लेकिन इनकी कुछ कंडीशन है कि 5 ग्राउंड्स के बिहाफ पर नहीं हो सकता है। दोज 5 ग्राउंड्स आर कास्ट, रिलीजन, ठीक है, रेसिज्म, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इनके बिहाफ पर क्या नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। बट आज भी वहां पर देखने को मिल रहा है, तो छोटी सी एक न्यूज निकल के आती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ विकसित भारत। देखो ये सिंपल सी 1 लाइनर न्यूज है, पूरा का पूरा पेज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है ना, इसके ऊपर था, तो मुझे लगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कल को कहीं ना कहीं 1 लाइनर में देखने को मिल सकता है। तो एक बेसिकली एक स्कोच नाम का एक NGO है, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है। इसने एक रिपोर्ट रिलीज की है और इसने बताया कि जो हमारी भारत सरकार का जो टारगेट ईयर है विकसित भारत, आप देखते हो ना, विकसित भारत कब का टारगेट है, 2047, है ना, 2047 तक हम विकसित बन जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। तो उसके अंदर क्या चल रहा है, तो उसने बताया कि जो टॉप परफॉर्मर है ना डेवलपमेंट में, तो सबसे पहले नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र, देन गुजरात, देन उड़ीसा, देन उत्तराखंड, देन हरियाणा। तो सिंपल सा याद रखना, स्टार्स में कौन है, ये 5 है, परफॉर्मर्स में ये 5 है, और कैचिंग अप में ये 5 है, ठीक है। तो जस्ट जो टॉप पे है ना उसका नाम याद करके छोड़ देना। अगर पूछेगा तो 1 लाइनर में इतना ही पूछेगा, इतने नाम नहीं याद होते हैं बेसिकली, समझ गए। आपसे पूछेगा स्कोच गवर्नेंस आउटकम इंडेक्स में विच स्टेट वाज ऑन फर्स्ट, ठीक है, कौन सा था, तो महाराष्ट्र। परफॉर्मर में उत्तर प्रदेश, कैचिंग अप में छत्तीसगढ़। आपसे पूछेगा स्कोच ई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है, हरियाणा। परफॉर्मर में दिल्ली, कैचिंग अप में गोवा। तो सिंपल 1 लाइनर में ये क्वेश्चन को आप याद कर सकते हो, आपको 1-2 दिन में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जस्ट 1 लाइनर में पढ़ लेना इस पूरे पेज को एक बार न्यूज़पेपर खोल के।
एनजैक एंड द वीटो क्वेश्चन। देखो फिर वही आ गया, मैंने कहा था ना कि एक बार कोई न्यूज़ में आ जाती है चीज़, कई दिन तक अगर रहती है तो एग्जाम में आ सकती है। तो एनजैक ने हम कल अच्छे से पढ़ा था हमने, है ना, जो आपका जुडिशरी अपॉइंटमेंट है वो कैसे होनी चाहिए, जजों के अपॉइंटमेंट, कॉलेजियम क्या होता है, हमने पढ़ा था। वही चीज़ है, बस इस आर्टिकल को पढ़ लेना, ये आपके इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो मैं एक लाइन पढ़ता हूँ, आप समझ जाओगे। द मैकेनिज्म विच गेव द गवर्नमेंट अ फुट इन द डोर इन अपॉइंटमेंट जजेस, जो कि गलत था, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव वालों को जो सेपरेट होना चाहिए वो गलत चीज थी, was struck down by the Supreme Court in 2015, हटा दिया उसको। द डिस्कवरी ऑफ द कैश एट द रेजिडेंस ऑफ ए हाई कोर्ट जज, जो मैंने पहली न्यूज पढ़ाई थी, अब सेकंड न्यूज पढ़ाई थी, है ना, कि उसके घर में पैसा मिल गया, तो ये बात निकल के आई यार कि उसके ऊपर भी किसी की नजर तो होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट है तो मतलब कुछ भी करेगा तो इंटरफेरेंस होना चाहिए, लेकिन इंटरफेरेंस होगा जुडिशरी में तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी ना कि सरकार के द्वारा अपॉइंटेड बंदा होगा तो रिश्वत नहीं लेगा, नहीं तो वहां भी सकता है। बट एक दोबारा से मौका मिल गया किस बात का, द डिस्कवरी ऑफ कैश एट द रेजिडेंस ऑफ ए हाई कोर्ट जज हैज गिवन द इशू ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। क्या दोबारा से आना चाहिए एनजैक, बस वो चल गया, आप जानते हो सारी बातें, तो ज्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं है, और ये बार बार न्यूज में रहेगा, और न्यूज में रहेगा तो आपके एग्जाम में आएगा। समझ में आ रही बात, इस बात को भी याद रखना। पूरा इसमें डिटेल लिखा हुआ है जो हमने कल पढ़ा था, आप एक बार पढ़ोगे तो सब कुछ आपको याद हो चुका होगा। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोबारा से, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।